Hi, Assalamu alaikum. Can you guys hear me? आवाज आ रही है? Hello. क्या हो गया? चैट नहीं खुली हुई क्या? अच्छा जी, ओके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। प्लीज मैसेज कर दो ग्रुप पे कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वी कैन नॉट वेट बिकॉज चैप्टर बहुत लेंथी है। ओके, अच्छा, विल बी कवरिंग फ्रॉम बेसिस। ऑब्वियसली बेसिस इतना सारा तो नहीं पढ़ सकते, बट जो मेन चीज़ है बेसिस की, विल बी स्टार्टिंग विद देम। जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे। अच्छा, इज द रिकॉर्डिंग स्टार्टेड? प्लीज कंफर्म। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड आई होप कि स्क्रीन भी नजर आ रही होगी बिकॉज आई स्टार्टेड शेयरिंग माय स्क्रीन। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद इन्फ्लेमेशन। आज जो हमने पढ़ना है दैट इज जनरल इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के समझो इंट्रोडक्शन इन्फ्लेमेशन का, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन करवाता कौन है? ओके, दीज आर द टू थिंग्स दैट वी आर गोना स्टडी टुडे। दैट इज द गोल। इससे आगे पढ़ लिया तो पढ़ लिया, विल सी। ओके, अच्छा जी, जिस तरह we have studied anemia, right? And we know that anemia is not a disease. Anemia is actually a sign or a symptom of an underlying cause, right? इसी तरह inflammation is not a disease as well. What is inflammation? समझो जब आपके टिश्यू की इंजरी होती है, कहीं भी इंजरी हो गई किसी भी वजह से, किसी इन्फेक्शन से, कोई फॉरेन बॉडी आ गया, एनीथिंग, कोई प्रेशर लग गया, उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो वेजल्स है ना, दे रिस्पॉन्ड। ठीक है, उस रिस्पॉन्स को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? बाय द वे, यू गाइस डोंट हैव टू कॉपी द notes. I'll be sending everything. Okay, तो अभी सिर्फ सुनो, आराम से समझो. Okay, what is inflammation? Inflammation is the response of, ये चीजें याद रखनी है, it's very important for the viva. ठीक है, of vascular connective tissue response of vascular connective tissue towards, simply लिख देते हैं, injury. Okay, best and the shortest definition of inflammation. अच्छा, जो proper आपकी definitions लिखी हुई है basis में, मैं वो भी दिखाऊंगी. Right? अच्छा, now there are actually two types of inflammation. We all know that. The first one is acute inflammation and the second one is chronic inflammation. Acute inflammation वो होती है जो कि बहुत rapid या transient response दिखाती है. Okay, and what about chronic inflammation? Chronic inflammation is a type of inflammation जिसका gradual response होता है. जो आपकी vascular connective tissue थी वो बहुत gradual response देंगी, but it will last longer. Okay, lasts longer. So जब भी, अच्छा, एग्जामिनर ने फॉर एग्जाम्पल acute inflammation की definition मांगी, तो simply we're going to say acute inflammation is a rapid and transient response of vascular connective tissue towards injury. ठीक है, chronic की मांगी तो उसमें क्या चीजें डाल देनी है, that is a gradual response and it lasts longer. Alright, अच्छा, जब inflammation हो रही होगी किसी specific जगह पर, तो there's going to be some signs जो कि बंदा notice करेगा जिसकी tissue injury हुई है. Those signs are known as cardinal signs. We also call them cardinal signs of inflammation. And there are actually 5 cardinal signs of inflammation, जो के proper जो उनके नाम है वो भी याद रखने हैं, क्यों होते हैं ये भी याद रखना है, और जिन्होंने रखे थे उनकी लैंग्वेज में भी याद रखना है. ओके, क्योंकि वो मोस्टली उसी लैंग्वेज में पूछता है. So there are actually 5 of them. The first one is swelling. ठीक है, पहले या उस लैंग्वेज में प्रॉबेबली स्वेलिंग को कहते थे ट्यूमर. इट्स नॉट द कैंसर वन. ओके, स्वेलिंग को हम कहते ही ट्यूमर है. ओके, दिस वन.
अच्छा, स्वेलिंग क्यों होती है ये भी समझ लेते हैं. सिंपली फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट दिस इज योर ब्लड वेसल. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन के कुछ इवेंट्स होते हैं. इसमें क्या होती है कि ये ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाएगी, वेसोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है. इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो फॉर एग्जाम्पल इफ सेल्स वर लाइक दिस, ठीक है, जुड़े हुए थे, क्या होगा, उनके बीच में गैप आ जाएगा, या फॉर एग्जाम्पल वो इरोड हो जाएंगे. तो क्या होगा, सारा मटेरियल चला जाएगा एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड में, ठीक है. और कौन सा मटेरियल जाएगा ये सब आगे की कहानी है, अभी सब जनरल इवेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो जब यहाँ पे सारा मटेरियल जमा हो जाएगा एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड में, तो वील से कि यहाँ पे एडीमा हो गया है, ओके. वील से एडीमा हैज बीन कॉज्ड. तो स्वेलिंग क्यों होती है? ड्यू टू edema caused by increased vascular permeability. I'll be sending the recording. अगर किसी को ये चीजें लिखनी है तो रिकॉर्डिंग से लिख ले, अभी सिर्फ समझ लो, ओके. ड्यू टू swelling क्यों होती है? ड्यू टू edema caused by increased vascular permeability. Okay, let's move on to the second one. The second one is redness. ठीक है, वो जगह रेड हो जाएगी. ये क्यों होगा? ऑब्वियसली जब वेसोडाइलेशन हो रही है तो ज्यादा ब्लड पास होगा, राइट. सो द वेसल्स, ज्यादा ब्लड पास होगा तो दैट स्पेस, दैट स्पेसिफिक एरिया विल अपीयर एज रेड, ओके. दैट इज व्हाई रेडनेस हो रही है, ओके. अच्छा, रेडनेस को हम कहते हैं र्यूबर, याद रखना है, ओके. अच्छा, सो व्हाई इज रेडनेस कॉज्ड? ड्यू टू इंक्रीज्ड vascular blood flow caused by vasodilation. The third one, the third one is, अच्छा अब खुद बताओ, जब यहाँ से ज्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, there's a large amount of blood that's flowing, तो फ्रिक्शन कॉज होगी, राइट. एंड फ्रिक्शन कॉज होगी तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी. तो दैट एरिया इज ऑल्सो अ बिट हॉट बिकॉज हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, ओके. एंड इसको हम कहते हैं कैलर. Alright. So why does the area gets hot? Due to increased vascular blood flow. Alright. The fourth one. अच्छा, उधर पेन महसूस होगा आपको. पेन को भी से डॉलर. पेन क्यों होगा? अब देखो यहाँ पे एडीमा कॉज हो गया, ठीक है. एडीमा कॉज हो गया, स्वेलिंग हो रही है, तो जो भी फॉर एग्जाम्पल कोई रिसेप्टर होगा, कोई पेन का रिसेप्टर होगा या नर्व के एंडिंग्स होंगी, तो उनपे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा. उनपे प्रेशर पड़ेगा, दिल ट्रिगर होंगे वो, एंड व्हाट विल हैपन, आपको पेन फील होगा, ठीक है. तो दो चीजों क्या इरिटेट करती है स्वेलिंग? योर नर्व एंडिंग्स एंड योर नोजी रिसेप्टर, जिसकी वजह से पेन कॉज होता है, ओके. सो व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर पेन? we'll say swelling and inflammatory mediators irritate the nerve endings or nosy receptors, okay. And the last thing is, अच्छा ये जो लास्ट चीज है ये बहुत एक्सट्रीम, बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन है, एंड ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो पा रही, तब होता है, ये हर वक्त नहीं होता, ओके. एंड दैट इज लॉस ऑफ फंक्शन, ओके. लॉस ऑफ फंक्शन, इसको कहते थे समथिंग लाइक function, I'm not sure, I guess I don't know, Lesia or something. देख लेना, ठीक है. अच्छा, तो ये 5 रीजन है, इन सब की, इन चारों की पता होनी चाहिए, और इन चारों की वजह से लॉस ऑफ फंक्शन हो, ठीक है. आई होप देयर इज नो इशू हियर. अच्छा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करने से पहले, इन्फ्लेमेशन जहां हो रही है उसके बारे में ही नहीं पता चलेगा तो इन्फ्लेमेशन समझ नहीं आएगी. इन्फ्लेमेशन जहां हो रही है पहले उसको समझो, ठीक है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ब्लड वेसल. वी ऑल नो कि we first have the arteries जहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ होता है. We'll be using this diagram, ठीक है, very often. This is your veins, ठीक है, जहाँ पे प्रेशर कम होता है. And this is your capillaries. Never mind, I'm not making the capillary network, okay. This is your capillaries. What happens is that इसके नीचे we have our extravascular fluid. Everything is actually extravascular fluid, ठीक है. And then we have our endothelial cells.
ठीक है, और एंडोथेलियल सेल्स। What happens is that हर टिश्यू, आपकी बॉडी का जो भी टिश्यू है उसके दो पार्ट्स होते हैं हमेशा, ओके। द फर्स्ट वन इज द पेरेन्काइमल सेल्स। पेरेन्काइमल सेल्स, पेरेन्काइमल सेल्स वो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि उस टिश्यू का काम कर रहे होते हैं। व्हाट डज इट मीन्स मैं बताती हूँ। एंड द सेकंड वन इज स्ट्रोमल सेल्स, ठीक है। तो हर टिश्यू के दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं on the specific functions, and the second one is stromal cells जो कि जब हमें किसी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल वी लुकिंग एट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हम उसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसी के साथ, वी नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट इज द वन जो कि असल में रिएक्शन में पार्ट लेता है। चेन भले जितनी लंबी हो, दैट्स नॉट गोना टेक पार्ट। इसको हम कहते थे फंक्शनल ग्रुप। याद है? इसी तरह टिश्यू के वो सेल्स जो कि फंक्शन को या पेरेन्काइमल सेल्स कहते हैं, और जो बाकी के सेल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम स्ट्रोमल सेल्स कहते हैं। ये बात हर जगह आएगी, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं आएगी, ठीक है। तो पेरेन्काइमल सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स आप जब भी देखो, अच्छा यहाँ तक वैसे जनरल इन्फ्लेमेशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। रिस्पॉन्स होता है ना, वो दो तरीकों से कोई रिस्पॉन्स होगा, इन वेजल्स की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। एंड द सेकेंड वन इज सेलुलर इवेंट्स, सेलुलर रिस्पॉन्स, चाहे वो एंडोथेलियल का वो नहीं इंड्यूस हो सकता। एंड देर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ स्टिमुलस फॉर इन्फ्लेमेशन। कोई बाहर से इन्फेक्शन आ गया, दैट इज गोइंग टू बी योर स्टिमुलस। कोई फॉरेन बॉडी आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, दे आर एक्सपोज्ड टू एक्सोजेनस मटेरियल्स लाइक सिलिका, ठीक है, तो दैट इज अ रिकग्निशन। किसी वजह से टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया है, दैट इज रिकग्निशन, ठीक है, दैट इज अ स्टिमुलस। इसके अलावा कोई ऐसी चीज आ गई है जो बॉडी जिसके खिलाफ एक्ट कर रही है, इवन दो इट शुड नॉट, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, दैट इज अ स्टिमुलस, ठीक है। तो सबसे पहले रिकग्निशन होगी किस चीज के, रिकग्निशन ऑफ stimulus of inflammation through receptors। किसकी recognition होगी? Of the stimulus of inflammation via receptors। What is the second thing that's going to happen? This is actually the summary of general inflammation। The second thing is recruitment, ठीक है। क्या होगा? Inflammation once stimulus receive हो गया है, अब क्या करेंगे, ये ल्यूकोसाइट्स को, प्लाज्मा प्रोटीन्स को सर्कुलेशन में बुलाएंगे कि भाई आओ हमारे पास, काम आ गया आपका, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ व्हाट? रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और योर वाइट ब्लड सेल्स, ओके, एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स फ्रॉम सर्कुलेशन, ओके। सर्कुलेशन से जो जो जहाँ सर्टेन स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहां पे ये सारी चीजें रिक्रूट होंगी, आएंगी। कैसे आएंगी ये सब आगे की कहानी, ओके। द थर्ड वन, दैट थर्ड वन इज रिमूवल। अब जाहिर सी बात है, जब ल्यूकोसाइट्स आ गए टिश्यू इंजरी की साइड पे, तो वो क्या करेंगे? दे ट्राई टू एलिमिनेट द कॉज, दे ट्राई टू एलिमिनेट द माइक्रोब्स, राइट, दैट इज नोन एज रिमूवल, चाहे वो जिस मेथड से हो, ओके। रिमूवल ऑफ व्हाट? स्टिमुलस को रिमूव करेंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई थी, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इन्फ्लेमेशन, sorry, removal of stimulus of inflammation through phagocytosis, okay, removal of stimulus of inflammation through phagocytosis। Number 4 is regulation। अब आपको
रोकना भी तो है ना, ये नहीं कि वो ल्यूकोसाइट्स काम करते रहे, वी हैव टू स्टॉप देम आफ्टर द गोल हैज बीन अकम्प्लिश्ड। वंस जितने फैगोसाइट जिसको करना था कर लिया, टिश्यू नेक्रोसिस कर दी, सबको मार दिया, उसके बाद यू हैव टू स्टॉप इट, राइट? दैट इज नोन एज रेगुलेशन. So termination of reaction after the goal has been completed is your regulation. Okay. Termination of reaction after the goal has been completed is your regulation. And the last one is repair. These are your 5 R's of inflammation जो कि inflammation में होते हैं. ठीक है. Repair में क्या होता है? अब जब your macrophages, your neutrophils and different leukocytes, when they are attacking the foreign bodies, the invaders, जिनकी वजह से inflammation cause हुई थी, they might even cause tissue damage. आपके अपने cells को damage कर सकते हैं. ठीक है. That damage is actually known as collateral damage. ठीक है. उसको क्या कहते हैं? Collateral damage. जब ल्यूकोसाइट्स अपने ही बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं उसको हम कहते हैं कोलेटरल डैमेज. और इन्फ्लेमेशन में कोलेटरल डैमेज होती है जरूर. ठीक है. इट्स नॉट पॉसिबल कि कोलेटरल डैमेज ना हो. तो जो डैमेज हुई है उसको रिपेयर भी तो करना है. इसको रिपेयर हम 2 तरीकों से करेंगे. ओके. द फर्स्ट वन इज रीजेनरेशन. ठीक है. द सेकेंड वन इज स्कैरिंग. और भी 2 तरीके हैं बट वील बी डूइंग देम टिश्यू रिपेयर में, जब हम करेंगे तब करेंगे. ठीक है. बट दीज आर द मेन. अच्छा, रीजनरेशन क्या होगी? वही एंडोथेलियल सेल्स जो हैं उन्हीं को हम रीजनरेट कर देंगे. मैं सिर्फ अभी उसकी बात कर रही हूँ, एक्यूट की बात कर रही हूँ. ठीक है. और स्कैरिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दीज आर योर एंडोथेलियल सेल्स. ठीक है. आप इसको जो है वो नहीं कर सकते, किसी वजह से आप इसको रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे? आके यहाँ पे कोलाजन डिपोजिट कर दोगे. ठीक है. रेजिडुअल डिफेक्ट्स को कनेक्टिव टिश्यू से आप भर दोगे, फिल कर दोगे. ठीक है. जैसे नहीं होता दीवार, फॉर एग्जांपल आपके दीवार में होल हो गया या एसी लगवाया, तो राउटर के लिए वी हैव टू डू अ होल, राइट? है ना. होल करना पड़ता है राउटर की पाइप डालने के लिए. तो हम अब ऑब्वियसली जब एसी हटाएंगे वी कैन नॉट put bricks in it, right? It's not possible. So what do? We fill plaster of Paris in it. ठीक है. And then paint कर देते हैं. So that is exactly what's happening. Obviously यहाँ का जो function है, ये cells function तो नहीं कर पाएंगे, but at least यहाँ से कोई infection नहीं घुस सकता. It's at least sealed off, right? That's what happens. These were all the general events of inflammation. अब इसके बाद we'll be starting mediators. Mediators start करने से पहले जो समरीज हैं आपकी बेसिस में वो पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन. ठीक है. जो मैंने बताई थी वो याद कर लो, वो आपके वाइवा के लिए काफी है. ठीक है. Inflammation is a response of vascularized tissues to infections. ठीक है. Stimulus हो गया ये. ठीक है. Tissue damage, this is the second one, that brings cells and molecules of host defense from the circulation. Circulation से चीजें लाएंगे extravascular fluid में. ठीक है. To the site जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे they're needed, and to eliminate the offending agents. ठीक है. This is actually describing all the 5 R's that we just discussed. Let's move on. General events देख लो. Okay. This is important. अभी जब जो पढ़ा है हमने उसके लिए. Inflammation is beneficial host response to foreign invaders and necrotic tissue, but may also cause tissue damage, जो कि हमने बात की collateral damage जिसे हमने कहा. The main components of inflammation are a vascular reaction होगा, and a cellular response, cellular reaction होगा, and both are activated by mediators. अभी हम mediators पढ़ेंगे. Okay. Third one, the steps of, अच्छा ये चीज हमने अभी पढ़ी है. Recognition होगी सबसे पहले stimulus से, recruitment होगी प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड WBCs की, रिमूवल होगा जो भी जिस स्टिमुलस की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई उसकी रिमूवल होगी, रेगुलेशन होगी, विल स्टॉप इट वंस हमारा जो कंट्रोल हो चुका है इन्फ्लेमेशन, विल स्टॉप इट. एंड द फर्स्ट वन इज रेजोल्यूशन, रिपेयर. ठीक है. ओके. The cause of inflammation include infection. ये सारे stimulus की बात कर रहे हैं. Infections, tissue necrosis, foreign bodies, trauma, immune responses. Okay. Epithelial cells, tissue macrophages. अब ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें inflammation को detect कर सकती हैं.
ओके तो एपिथेलियल सेल्स इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करते हैं, मैक्रोफेजेस डिटेक्ट करते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स करते हैं, सारे ल्यूकोसाइट्स करते हैं, ठीक है। अच्छा ऑल द ल्यूकोसाइट्स एक्चुअली हैव रिसेप्टर्स जो कि माइक्रोब की प्रेजेंस या नेक्रोटिक सेल्स को किस रिसीव कर सकते हैं उनके स्टिमुलस को। और ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन्स घूम रहे होते हैं, द सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स दैट एक्चुअली रिकॉग्नाइज द माइक्रोब्स दैट हैव एंटर्ड द ब्लड। ओके last one, the outcome of acute inflammation we have not started, but let's see, is either elimination. अच्छा obviously acute inflammation होगी तो ये या तो जो जिस वजह से WBC आपने रिक्रूट करे थे, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई थी, वो वजह खत्म हो जाएगी, ठीक है। we'll either eliminate the cause या तो वो रहेगी and that will shift to chronic inflammation, ठीक है। let's move on. This was actually the only important thing. अच्छा अब हमें स्टार्ट करना है mediators and probably I'll end on mediators. Mediators की definition क्या है? Let's see. मैं basis से डायरेक्ट निकाली है मैंने. The mediators of inflammation are substances that initiate and regulate inflammatory reactions. उस reaction को, उस response को start करना, उसको तब तक चलाना जब तक काम ना हो जाए, वो जो molecules करते हैं उनको हम mediators of inflammation कहते हैं, ठीक है। The substance that initiate भी करते हैं, regulate भी करते हैं inflammatory reactions. Okay, let's move on. Okay, mediators हमें जो पढ़ने हैं that are 5. Okay, we have to talk about 5 mediators. The first one is mast cells. अच्छा मैंने यहाँ पे बताया था ना कि अच्छा I didn't say it. Okay, ये जो endothelial cell है ना, this is our parenchymal cells, ठीक है। और ये जो बीच में जितना भी पार्ट है, this is our stromal cells. स्ट्रोमल सेल में बहुत सारी चीजें होंगी, मास्ट सेल्स होंगे, बेसोफिल्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो स्पेशली मास्ट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए आई एम मेंशनिंग इट, राइट। So this is where our actual inflammation will occur. Let's move on. Okay, so 5 mediators and the first one is mast cells. Mast cells, चल मैं बाद में बताती हूँ, पहले सारे inflammation के mediators बता दूँ. The second one is arachidonic acid. हमने biochemistry में, if you guys remember, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था एरिकिडोनिक एसिड, 20 कार्बन के जो वो होते हैं, लिपिड्स होते हैं, उनको हम एरिकिडोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। 20 कार्बन के होते हैं, राइट, मेटाबोलाइट्स। और वहां पे भी वी एक्चुअली स्टडीड, अगर याद हो कि दिस इज एक्चुअली अ प्रीकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, कैसे है वो हम थोड़ी सी डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ओके। ऑलराइट, अच्छा इसको जो है ना हम एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज इकोसेनोइड्स। तो अगर ये कहीं मिल जाए तो घबराना नहीं है, दे आर टॉकिंग अबाउट एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, ठीक है। इट्स जस्ट डिफरेंट नेम फॉर इट। द थर्ड वन is toll-like receptors. They're actually, ये रेगुलेट नहीं करते, ये रिसेप्टर्स हैं, ओके। ये स्टिमुलेट करते हैं, मतलब के रिकॉग्नाइज करते हैं माइक्रोब को, ओके। toll-like receptors. The fourth one is Hagman factor. It's actually factor 12. कहाँ बनेगा? सारे फैक्टर्स, सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ बनते हैं? लिवर में बनते हैं, ठीक है। लिवर में बनते हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर्स जब हम क्लॉटिंग टाइम वगैरह निकालते हैं, असल में अगर उसमें प्रॉब्लम होती है ना, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर कोई मिसिंग होता है, तो क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर लिवर में बनते हैं, दैट मीन्स वी कैन एक्चुअली डिटेक्ट लिवर डिजीजेस बिकॉज ऑफ दैट एज वेल, ओके। ओके, पांचवा and the most important one actually, complement system. इसी में टाइम लगेगा, बाकी में टाइम लगना भी नहीं है, ओके। Let's start. These are the 5 mediators that we are going to study, ठीक है।
मास्ट सेल्स की बात करते हैं। मास्ट सेल्स स्ट्रोमल सेल्स वाले एरिया में होते हैं, ठीक है, वी जस्ट सॉ दैट, ठीक है, और ये हर जगह होते हैं, हर कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, लेट्स सी। मास्ट सेल्स वैसे तो बहुत सारी चीजें रिलीज करते हैं, you can say histamine, prostaglandin, leukotrienes, platelet releasing factor, cytokines, TNF, इतनी सारी चीजें हम याद नहीं रख सकते, तो जो याद रख सकते हैं वो याद रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मास्ट सेल्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, दैट इज हिस्टामीन, ठीक है। मास्ट सेल्स क्या रिलीज करते हैं? मास्ट सेल हिस्टामीन रिलीज करते हैं, और हिस्टामीन क्या करवाता है? हिस्टामीन वेजोडाइलेशन करवाता है। इतना याद कर लो, आई थिंक दैट्स इनफ, ठीक है। मास्ट सेल्स हिस्टामीन रिलीज करवाते हैं, और हिस्टामीन वेजोडाइलेशन करवाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ चीजों के बारे में मेंशन किया हुआ है बेसिस में, दे आर नोन एज वेजो एक्टिव अमाइन, और उन्होंने वेजो एक्टिव अमाइन जो है ना वो दो बोले। एक तो आपका हिस्टामीन का है, एंड द सेकंड वन दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट इज सेरोटोनिन, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हम वेजो एक्टिव अमाइन कहते हैं। हिस्टामीन क्या करवाता है? वी हैव जस्ट स्टडीड, वेजोडाइलेशन करवाता है, और सेरोटोनिन का उन्होंने कहा है हमें इतना कुछ खास पता नहीं है कि सेरोटोनिन करवाता क्या, ठीक है, बट बस यही वेजोडाइलेशन, परमिटिविटी इंक्रीज करना, ये सब करवाता है, बट मेन जो काम है उसका वी डोंट नो दैट येट, राइट। सो क्या याद रखना है मास्ट सेल्स का? कि भाई दे रिलीज हिस्टामीन एंड वेजोडाइलेशन करवाते हैं। मोस्टली सबसे पहला रिस्पॉन्स मास्ट सेल का ही आता है। अच्छा, यहाँ तक सब समझ आ रहा है? पहले ये बताओ, सब समझ आ रहा है? इस चैट ओपन फॉर यू गाइस, गूगल मीट की चैट पे मैसेज कर दो, एवरीथिंग क्लियर, कोई मसला तो नहीं है? क्या हो गया है? सब सो रहे हैं क्या? रिस्पॉन्स तो था कि आई कैन कंटिन्यू गाइस, आ रहा है समझ? ओके, व्हाई आर यू गाइस नॉट रिस्पॉन्डिंग? ओ मैमा, चैट पे मैसेज करो ना। ओके फवाद, लेट कैन वी कम टू दी क्वेश्चंस इसके बाद? वन सेकेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो द फर्स्ट मीडिएटर वाज मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स हिस्टामिन रिलीज करवाता है जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होती है। ओके, द सेकंड वाज द सेकंड वन इज एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, जिसको हम इकोसनोइड्स भी कहते हैं। ओके, व्हाट हैपेंस इज दैट
These are actually precursors for two things. Okay? These are actually precursors for two things. The first one is prostaglandin, and the second one is leukotrienes. Just this enzyme की वजह से they're made into prostaglandin. That enzyme is known as cyclooxygenase enzyme. Okay, and जिसकी वजह से they turn into leukotrienes. That is known as 5-lipoxygenase enzyme. ये याद रखना है, ठीक है। तो जिस एंजाइम की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है दैट इज नोन एज साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, जिसकी वजह से ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं वे दैट एंजाइम इज 5-lipoxygenase एंजाइम्स। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है फर्दर, इसकी वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, बट जो याद रखनी है वो ये है कि एक तो वी ऑल नो PGE2 के बारे में, ये क्या करता है, पेन और फीवर करवाता है, ठीक है, मेनली फीवर करवाता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी है, यस PGE2 अगेन, उसके बाद PGI2 है हमारे पास, PGD2 है हमारे पास। तो ये तीनों क्या करवाते हैं, E2, I2 एंड D2, ये तीनों क्या करवाते हैं, वही चीजें, वेजोडाइलेशन करवाएंगे, वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। राइट, ल्यूकोट्राइन्स क्या करवाते हैं, ल्यूकोट्राइन्स की भी जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की टाइप्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स की भी हैं, उनको हम कहते हैं कौन कौन सी हैं, LT 4 हैं, दैट वी हैव टू रिमेम्बर, इजी है बहुत लेकिन, LTB4, LTC4, D4, E4, ओके। तो B4 का काम अलग है, बाकी सबका सेम है। B4 क्या करवाता है, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स को साइट ऑफ एंट्री पे लेकर आता है। और बाकी सब क्या करते हैं, वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करवाते हैं, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, ये सब चीजें करवाते हैं। यस, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, आई डिडंट से वेजोडाइलेशन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, ठीक है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यों करवाते हैं ये हम बताएंगे आगे, ठीक है, अभी आगे पढ़ने हैं हमें, लिख लेना यहाँ पे, वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करेंगे और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। ओके, तो दो मीडिएटर्स हमारे हो गए, लेट्स मूव ऑन टू टॉल लाइक रिसेप्टर्स। पहले टॉल लाइक रिसेप्टर्स देख लो। These are toll-like receptors. See, these are toll-like receptors. Okay, इस तरह के होते हैं, क्या करवाते हैं, let's see. ओके, टॉल-लाइक रिसेप्टर जैसे कि मैंने कहा कि ये स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और फिर दे नॉट, चलो रेगुलेट कह सकते हैं, रेगुलेट करवाते हैं एक सेंस में, हम इनिशिएट करवाते हैं हर चीज को, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टॉल-लाइक रिसेप्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैक्रोफेज के ऊपर होती है, ठीक है। टॉल-लाइक रिसेप्टर्स एक्चुअली मेम्ब्रेन्स पे होते हैं, मैक्रोफेजेस के या एंडोथेलियल के, ठीक है, मेम्ब्रेन्स पे। अच्छा, ये इनेट इम्यूनिटी भी में भी काम के भी पार्ट होता है, एंड दे आर पार्ट ऑफ अडैप्टिव इम्यूनिटी एज वेल, ओके, दे आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो इम्यूनिटी बाय बर्थ हमारे अंदर इंस्टॉल्ड होती है, ओके। एंड व्हाट इज अडैप्टिव इम्यूनिटी, जो कि हम जब एंटीजन से एक्सपोज होते हैं तो डेवलप होती है, जिसमें वी हैव ह्यूमरल एंड cell mediated immunity as well, okay. So toll like receptors की बात करें तो they are active in both of them,
अच्छा, इनको एक्टिव अगर करना है, ठीक है, तो वी नीड, इनको अगर हमें एक्टिव करना है तो वी नीड a specific thing that is known as PAMS. इनको एक्टिव कौन करता है? PAMS. What is PAMS? PAMS is pathogen associated molecular patterns. Okay? Pathogen associated molecular patterns. इसको जब ये डिटेक्ट करते हैं तो they're gonna get active. Okay? जब PAMS को they're gonna recognize, they'll become active. अच्छा, होता क्या है भाई, एक की बात करते हैं। अच्छा, ये हर जगह ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल नहीं होता, ओके, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैक्रोफेजेस राइट नाउ, क्योंकि यही मेंशन है आपकी बुक में भी, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, मैक्रोफेजेस के पास जो टॉल लाइक रिसेप्टर होता है, दैट इज CD14, ठीक है, एंड जब ये स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है किस, अच्छा, हर यू कैन से हर डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट रिसेप्टर होगा टॉल लाइक, ओके, इट्स नॉट द सेम। ये जो CD14 है, ये स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के जो पैम्स होते हैं ना, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ओके, जो पैम्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के होते हैं, CD14 सिर्फ उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ओके। PAMs are actually on the antigen जो के बाहर से आ रहा है, alright, so this is how it actually gets activated। अच्छा, activated हो गया, अब क्या होगा, what now? एक्टिवेट होने के बाद मैंने क्या कहा, एक्टिवेट होने का तरीका हर जगह अलग है, ये वाला याद रखो, दैट्स इनफ। बट एक्टिवेट होने के बाद जो ये करता है ना, दैट्स सेम फॉर एवरी टाइम एंड एवरी पार्ट, ठीक है, दैट इज सेम। क्या करवाता है ये करवाता है कि भाई यू हैव अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसकी वजह से जीन जो है वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के भी, ओके। तो ये क्या कहता है, इसकी अप रेगुलेशन करवाता है, इसको बढ़ाता है, इसकी वजह से क्या होता है, इम्यून जीन्स एक्टिवेट होंगे, एंड ऑब्वियसली जब इम्यून जीन्स एक्टिवेट होंगे तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, या इम्यून मीडिएटर्स की प्रोडक्शन, उनकी रिलीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, फोर्थ वन, चौथा करने के बाद we'll just go through all of them again, किस फिफ्थ वन थोड़ा समझने वाला, ओके। अगेन मैंने क्या बताया, हेगमन फैक्टर इज एक्चुअली a clotting factor known as factor 12, ठीक है, एंड इट इज मेड इन लिवर। लिवर की कोई बीमारी होगी, देयर विल बी सम प्रॉब्लम इन लिवर, तो इसमें भी ये भी नहीं बन पाएगा, ओके। अच्छा जी, इसको ये एक्टिवेट कैसे होता है, कोलेजन से। ये कैसे एक्टिवेट होता है, कोलेजन से। ये कोलेजन, ये दैट्स एक्चुअली सर्कुलेटिंग इन ब्लड, ठीक है, तो जब भी इट्स गोना बी एक्सपोज्ड, फॉर एग्जांपल वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई, ये भी नीचे चला गया एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड में, तो ये कोलेजन से एक्सपोज्ड हो जाएगा। जैसे ही ये कोलेजन से एक्सपोज्ड होगा, इट्स गोना बिकम एक्टिव, ओके। तो ये कोलेजन से एक्टिवेट होता है, कौन से कोलेजन से, चाहे वो एक्टिवेटेड बाय कोलेजन, कौन से कोलेजन से, सब एंडोथेलियल कोलेजन से भी, टिश्यू के कोलेजन से भी ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, वंस इट हैव एक्टिवेटेड, नाउ व्हाट, एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, लेट्स लुक एट इट ओवर हियर, इधर देख लेते हैं, ठीक है। वंस हैगमन फैक्टर हैविंग एक्टिवेटेड, व्हाट्स गोना डू, तीन चीजें करवाएगा ये, ठीक है। सबसे सबसे पहली चीज इसको पता है कि भाई कोई कट लग गया है, क्योंकि ऑब्वियसली क्लॉटिंग फैक्टर है ना, तो वो अपना काम, वो वाला काम भी करेगा, तो ये क्या करवाएगा कि ये कोagulation कराएगा, फिब्रोलाइटिक एंजाइम्स को, सिस्टम्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन दो, बट इन्फ्लेमेशन में यू कैन, होल्ड ऑन,
करती हूँ, रिपीट करती हूँ। ओके, तो ये पेजेस क्या करवाएगा, कोगुलेशन करवाएगा, फिब्रिनोलाइटिक असिस्टेंस को एक्टिवेट करेगा, जिसका असल काम है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करवाएगा, ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। एंड द फोर्थ वन इज ये काइनिन सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। काइनिन सिस्टम में सिंपल ये चीज याद रख लो कि भाई काइनिनोजन को हम कन्वर्ट करते हैं ब्रेडिकाइनिन में, एंड ब्रेडिकाइनिन इज एक्चुअली अ कीमोकाइन, ठीक है, सॉरी साइटोकाइन, ठीक है, इट्स अ साइटोकाइन। तो वो वापसी जाके क्या करेगा, डब्ल्यूपीसी को लेकर आएगा साइट ऑफ इंजरी पे, या वेजोडाइलेशन करवाएगा, रिस्क परमिबिलिटी इंक्रीज करेगा, डिफरेंट चीजें करेगा, ठीक है। तो दिस इज हैगमैन फैक्टर। Okay, let's repeat all of them once again. जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। मास्ट सेल्स क्या करते थे, हिस्टामिन रिलीज करते थे, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो रही है। ओके, द सेकंड वन इज एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट, जिसको हम इकोसोनोइड्स भी कहते हैं। इनके दो पाथवेज हैं। द फर्स्ट वन इज साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के थ्रू, द सेकंड वन इज 5 लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम। ओके, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का PGE2 फीवर कॉज करता है, और बाकी तीन मिलकर वेसोडाइलेशन और वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। और 5 लिपोऑक्सीजन एंजाइम से ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। ल्यूकोट्राइन्स चार तरह के हैं, LTB4, LTC4, LTD4, LTE4। LTB4 याद रखो, न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करते हैं, साइट अट्रैक्ट करके साइट ऑफ इंजरी पे लेकर आएंगे, और बाकी जो है वेसो कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ओके, द थर्ड वन इज टॉल लाइक रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स मैक्रोफेजेस पे होंगे, डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स पे होंगे, एंडोथेलियल वॉल पे होंगे, ठीक है। एंड व्हाट आर दे गोना डू, एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी बोथ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पैम्स इज एक्चुअली वो मॉलिक्यूल्स जो कि आपकी फॉरेन बॉडी पे के मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो जैसे ये जब ये सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली जब मैक्रोफेजेस के ऊपर होंगे तो वी कैन से इट्स सर्कुलेटिंग इन ब्लड, राइट। तो या तो व्हेन दे आर एक्चुअली सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, व्हाट्स गोना हैपन, दे गोना डिटेक्ट पैम्स, ठीक है। या फॉर एग्जांपल किसी एंडोथेलियम पे, तो वहां पे कोई बैक्टीरिया आ गया है, उसके पैम से ये एक्टिव हो गए। वंस दे हैव एक्टिवेटेड, तो दे क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की अपरेगुलेशन करते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की अपरेगुलेशन करते हैं, जिसकी वजह से इम्यून के जो जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मीडिएटर्स बनते हैं, या मीडिएटर्स जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। और एक स्पेसिफिक के बारे में हमने पढ़ा, दैट इज मैक्रोफेज पे जो CD14 होता है, वो ग्राम नेगेटिव के पैम्स को रिकॉग्नाइज करता है, उससे स्टिमुलेट हो जाता है, उससे एक्टिव हो जाता है। ओके, द फोर्थ वन इज हैगमैन फैक्टर, सपोर्टिंग फैक्टर, फैक्टर 12 लिवर में प्रोड्यूस होता है, और ये किसे, जब भी ये कोलेजन से के से कांटेक्ट में आता है तो इट गेट्स एक्टिवेटेड, चाहे वो सब एंडोथेलियल का कोलेजन है या टिश्यू का कोलेजन। ओके, और एक्टिवेट होने के बाद ये कोगुलेशन करवाते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जो अभी हम पढ़ेंगे, द लास्ट वन। एंड काइनिन सिस्टम को करते हैं। काइनिन सिस्टम क्या है, काइनिनोजन को ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक्चुअली एक साइटोकाइन है। okay? Let's talk about complement system. Is there any problem till here? Is there any problem till here? Because ये बस ये लास्ट चीज करवानी है, ये खत्म हो जाएगी एंड द लास्ट बिट। जस्ट मैसेज इट डाउन अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे आते हैं। अच्छा, अलग से करवाती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका ध्यान दो। It's a set of you can say proteins, complementary proteins, जो कि लिवर रिलीज करता है, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, लिवर उन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को रिलीज करेगा,
उन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को रिलीज करने के बाद सर्कुलेशन में भेजेगा ऑब्वियसली, और सर्कुलेशन के थ्रू वो साइट ऑफ इंजरी पे आ जाएंगे, ठीक है, या साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आ जाएंगे। ऑलराइट, तो लिवर कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और वो उनको रिलीज करता है सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन के थ्रू वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है ना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, इनके तीन पाथवेज हैं। वी हैव थ्री पाथवेज। द फर्स्ट वन इज क्लासिकल पाथवे, एंड बाय द वे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तीनों पाथवेज आर कोरिलेटेड। एक पाथवे समझ आएगा जाएगा, बाकी तो आराम से समझ आएंगे, ठीक है। द सेकेंड वन इज ऑल्टरनेट pathway, and the third one is lectin pathway, ठीक है। एक समझ लो, बाकी आराम से समझ आ जाएगा। Let's start with classical pathway. Let's start with classical pathway. अच्छा जी, for example, if this is your bacteria, ठीक है। बैक्टीरिया के ऊपर ऑब्वियसली कोई एंटीजन होगा, ठीक है, दिस इज योर एंटीजन। अब होता क्या है, पहले क्लासिकल पाथवे के थ्रू जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है, आईजीजी एंटीबॉडी, और एक बात याद रखना, ये आगे भी पढ़ाऊंगी वैसे तो, बाकी छोड़ो। आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है, ये आके बाइंड करती है इसमें, ये रिकॉग्नाइज करती है इस एंटीजन को और इस पे आके बाइंड करती है। कौन सी एंटीबॉडी है? आईजीजी, याद रखना है ये बात, ठीक है। एंटीबॉडी का जो एंड वाला पोर्शन होता है ना, उसको हम कहते हैं एफसी पोर्शन। इसको हम क्या कहते हैं? एफसी पोर्शन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हो तो रख लो, ठीक है। तो एंटीजन पे आईजीजी एंटीबॉडी आके बाइंड करेगी, और एंटीबॉडी का जो एफसी पोर्शन है वहां पे आकर आके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाइंड करते हैं, ठीक है। ये एफसी पोर्शन इज एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव फॉर देम, सो दे कम एंड दे बाइंड टू दिस, ठीक है। दिस इज योर एंटीजन। अब सबसे ये जो पैटर्न मैं बता रही हूँ ना, वो याद रखना है, ठीक है। ये तीनों पाथवेज में काम आना है पैटर्न, ओके। सो सबसे पहले आकर बाइंड करेगा आपके पास कौन सा प्रोटीन? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C1, ओके। C1 से आकर बाइंड करता है C4, C4 से आके बाइंड करता है C2, C2 से आके बाइंड करता है C3, ठीक है। C2 से आके बाइंड करता है C3, बट एक एंजाइम होता है जो कि मास्ट सेल से रिलीज होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज प्रोटीएस। तो मास्ट सेल्स जो होते हैं वो प्रोटीएसेस एंजाइम रिलीज करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं कि C3 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, C3A में और C3B में, ठीक है। तो जो बाइंड कर पाता है ना, दैट इज एक्चुअली C3B, ठीक है। तो कौन सा निकल जाएगा? C3A निकल जाएगा। क्या करेगा निकल के, अभी बताएंगे, ठीक है। C3 पे आके बाइंड करेगा C5, बट अगेन C5 को भी तोड़ देंगे प्रोटीएसेस, और वो कौन सा पार्ट आके लगेगा? C5B आके लगेगा, और C5A भी निकल जाएगा, ठीक है। C5B से लगता है C6, then C7, then C8 and then C9, that's all, ठीक है। Again let's repeat, 1 4 2 3B 5B 6 7 8 9, ठीक है। सो 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3B, 3 के बाद 4B, 6 7 8 9। आई एम रिपीटिंग अगेन बिकॉज दिस पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंटीजन से आके आईजीजी ने बाइंड किया, आईजीजी के एफसी पोर्शन में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन 1 आके बाइंड करेगा, उससे बाइंड करेगा C4, then C2, then C3B, then C5B, then C6, C7, C8, C9. Okay, that's the pattern. That's gonna happen. You have to memorize it, right? अच्छा, अब क्या होता है?
इसमें इसमें कुछ चीजें हो रही होती हैं। पहले तो C3 और C5 है, क्या कहते हैं ये, वंस दे आर रिलीज्ड, व्हाट डू दे डू, ये ये कीमोटैक्सिस करवा, ओके, ये कीमोटैक्सिस करवा, मतलब कि ल्यूकोसाइट्स को गाइड करेंगे टूवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, जब हम कीमोटैक्सिस का मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो C3 एंड C5 आएंगे सामने, तो याद रखना ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में टूट कर आए थे। ओके, सो ये कीमोटैक्सिस करवाएंगे, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो पार्ट है ना आपका, ये ब्रेक ऑफ हो जाता है यहाँ से, ये ब्रेक ऑफ हो जाएगा। एंड जब भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके सब चीजें लगा रही हूँ, ठीक है, तो इट एक्चुअली मेक्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि ये जो चीजें हैं ना, फॉर एग्जांपल C7 यहाँ पर आके बाइंड हुआ, C8 यहाँ पर आके बाइंड हुआ, C9 यहाँ पर आके बाइंड हुआ, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक हॉलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल दिस इज C5B, C6, C7, C8 एंड C9, ठीक है, तो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, और ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कहाँ पे जाके बाइंड करता है, यहाँ एंटीजन के ऊपर, और एक पाथवे बना देगा। अब क्या होगा, इसकी जो मेम्ब्रेन है इट्स नॉट पार्शली परमिएबल नाउ, जितना भी फ्लूइड है सब अंदर चला जाएगा, वाटर चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो जाएगा, तो क्या होगा, लिसिस हो जाएगी, राइट, बैक्टीरिया की लिसिस हो जाएगी। इस सिस्टम को हम कहते हैं, ये जो सिस्टम है ना, कि ये ब्रेक ऑफ होता है, C5B के ऊपर से ब्रेक ऑफ होगा, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाएगा और जाके बाइंड कर जाएगा आपके बैक्टीरिया पे, और उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पूरा खराब करके उसकी लिसिस करवा देगा। इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन पे अटैक हो रहा है ना, तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मैक, ठीक है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ऑल्सो नोन एज मैक। तो ये पहली चीज हो गई, ठीक है। अब यहां से एक और चीज देखो, if you have ever heard of the word, ओके लेट्स कंटिन्यू, जल्दी से खत्म करते हैं। ओके, तो क्या होता है, एंटीजन पे आके IgG एंटीबॉडी बाइंड करी थी, ठीक है, एंटीबॉडी ने बाइंड किया तो FC जो पोर्शन था वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन 1 बाके बाइंड किया था, उससे 4, देन 2, देन C3b, C3b के बाद 6 7 8 9, सॉरी 5b, फिर 6 7 8 9, 5b यहाँ से कट ऑफ हो गया था, एंड इट मेड द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस इम्बैलेंस हो गया था, एंड लिसिस हो गई थी बैक्टीरिया की। इसके अलावा भी अटैक सिस्टम होते हैं, ठीक है, होता है क्या है कि जो C3b अब बचा ना, ओके, C5b तो कट ऑफ हो गया था वहां से, तो C3b इज अ वेरी गुड ऑप्सनिन, ठीक है। ऑप्सनिन क्या होता है, व्हाट इज एन ऑप्सनिन, सिंपली फाइगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, ठीक है। मैक्रोफेजेस के ऊपर ना बकायदा रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन स्पेसिफिक ऑप्सनिन्स के लिए होते हैं, ठीक है। इट एक्चुअली मेक्स द सब्सटेंस टेस्टी फॉर मैक्रोफेज टू इनगल्फ इन फाइगोसाइट्स, ठीक है। तो मैक्रोफेज आता है, थोड़ा करीब बनाते हैं, ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के ऊपर इस स्पेसिफिक ऑप्सनिन का रिसेप्टर है, वो क्या करेगा और अच्छे से बाइंड करेगा, इसको इनगल्फ कर लेगा, और कहाँ लेके जाएगा, फिर लिम्फ नोड में लेके जाएगा, और लिम्फ नोड में जो होना है वो होगा, ठीक है। मतलब कि मैक्रोफेज विल इनगल्फ इट, और लिम्फ नोड में जाके क्या होता है, सारी चीजें जो एंटीजन होते हैं वो लिम्फ नोड में जाके वहां काम होता है वहां पर, ओके। तो सबसे पहला क्या हो गया, मैक सिस्टम, दैट इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो अटैक कर सकता है। सेकेंड ये कि
C3 भी एक्चुअली एक्ट्स एज अ ऑप्शनल, ताकि मैक्रोफेज आके आसानी से उसको फैगोसाइटाइज करके उसकी लिसिस कर दे। ठीक है, दिस इज द सेकंड वन। एंड द थर्ड वन हमने क्या चीज पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन में, ये C3 ए और C5 है जो कि कट ब्रेक ऑफ हो रहे हैं, वो जगह कीमोटेक्सिस करवाएंगे। यही तीन चीजें याद रखनी। ठीक है, नंबर वन इज मैक, number two is the function of C3 and C5 है, and number three is the opsonins, that is C3b. Okay, that is actually your classical pathway. क्लासिकल पाथवे समझ आ गया, अब ऑल्टरनेटिव पाथवे में कोई डिफिकल्टी होगी ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगी, लेट्स लुक एट ऑल्टरनेटिव पाथवे। ऑल्टरनेटिव पाथवे में तो इसमें क्या होता है, सिंपल बस एक चीज होती है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपकी C1 अटैच हो रहा था ना FC पोर्शन पे, राइट। तो ऑल्टरनेटिव पाथवे में सिंपली सिर्फ एक चीज होगी कि C1 की जगह C1 की जगह यहाँ पे आके डायरेक्टली C3 भी अटैच हो जाएगा, बस। ठीक है, क्या चीज होगी कि C1 की जगह यहाँ पे C3 भी डायरेक्टली अटैच होगा, यहाँ से निकलेगा C3A जो कि कीमोटैक्सिस करवाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शनाइजेशन कराएगा। सेकेंडली फिर उसके बाद कौन अटैच होगा, C5 भी अटैच होगा, यहाँ से C6 अटैच होगा, C7, C8, C9। ठीक है, ये कट ऑफ होके मैक बनाएगा, और ये क्या करवाएगा, ऑप्शनिन की तरह एक्ट करेगा, ऑप्शनाइजेशन करवाएगा। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव पाथवे में क्या हो रहा है, C1 की जगह डायरेक्टली C3 भी आके ऐड करेगा, C3A और यहाँ से C5A भी तो निकलेगा, C5A जाके कीमोटेक्सिस करवाएंगे। ठीक है, पहली बात। सेकेंड चीज, C5B, C6, C7, C8, C9 मैक्स सिस्टम, मैक्स सिस्टम बनाएंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करवा के उसकी लिसिस करवा देगा। ठीक है, एंड C3 भी क्या करेगा, एज एन ऑप्शन ऐड करेगा, एंड मैक्रोफेज को आसानी होगी कि वो उसको फैगोसाइटाइज कर दे। दैट्स इट। ओके, अच्छा इसमें ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे, सॉरी एक चीज तो बताई नहीं, कि ये C3 भी आके डायरेक्टली एंटीबॉडी पे बाइंड नहीं कर रहा। ठीक है, ये C3 भी आके डायरेक्टली बाइंड कर रहा है एंटीजन पे। ठीक है, एंटीजन पे आके डायरेक्टली बाइंड कर रहा है, ये बात याद रखना बस। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ इंपॉर्टेंट चीज कि नो एंटीबॉडी इज नीडेड। ठीक है, क्लासिकल पाथवे में सबसे पहले एंटीबॉडी आके बाइंड करती है, ये दिस इज द मेन डिफरेंस। दो डिफरेंसेस है, पहला ये कि एंटीबॉडी नहीं है, सेकंड ये कि C1, C4, C2 नहीं है, ये दोनों डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बाकी तो पूरा सेम है। तो नो एंटीबॉडी इज नीडेड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेटिव पाथवे। ठीक है, काम वही हो रहा है लेकिन इनिशिएट करने का सिस्टम अलग है। द लास्ट वन इज लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे में सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं या फॉरेन बॉडीज होती है ना, उनकी आउटर कवरिंग में बहुत सारे एंटीजन होते हैं। ठीक है, तो एक और एंटीजन होता है जिसको हम कहते हैं मैनूज। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैनूज। ठीक है, और हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है, हमारी ब्लड में, जिसको हम कहते हैं मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो मैनोज पे सिंपली आके लग जाता है मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन। दिस इज व्हाट। ठीक है, और जब ये आके लग जाएगा तो इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं
mannose binding lectin complex. ऑलराइट, अब इस पर आके बाइंड करेगा, इस कॉम्प्लेक्स पे आके बाइंड करेगा C4, ठीक है। फिर आगे तो पता है C2, फिर C3b, फिर C5b, C6, C7, C8, C9, यहाँ से निकलेगा C3a and C5a, C3 एंड C5a कीमोटेक्सिस करवाएंगे, यहाँ से कट ऑफ होके मैक बनाएगा और C3 भी एज एन ऑप्शनल काम करेगा, ठीक है। दिस पाथवे सिंपली नोन एज लेक्टिन पाथवे। जब C4 जैसे दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन 4 आके बाइंड करता है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन कॉम्प्लेक्स पे, तो हम उसको लेक्टिन पाथवे कहते हैं। आउटकम्स सारे पाथवे के सेम है, 3 आउटकम्स हैं। पहला मैक सिस्टम बनता है, ठीक है। सेकेंड C3 एंड C5a जाकर कीमोटेक्सिस करवाते हैं एंड द थर्ड वन इज C3b ऑप्सोनिन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के यही 3 आपके आउटकम्स हैं। ऑलराइट, जल्दी से देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की समरी। सी दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ऑल्टरनेट पाथवे, ये रहा आपका माइक्रोब, सॉरी पहले क्लासिकल पाथवे देख लेते हैं। this antigen needed, sorry antibody needed, and alternate pathway पे no antibody is needed, ठीक है। C3b is deposited on microbe, इसके थ्रू भी C3b आएगा, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू ऑब्वियसली एंटीजन से चीजें होंगी, उसके बाद फिर C3b आएगा, ऑल्टरनेट पाथ में डायरेक्टली C3b बाइंड कर जाता है, ठीक है। C3 रिलीज करके मैंने क्या कहा था कि रिक्रूटमेंट करवाएगा, कीमोटेक्सिस करवाएगा, ठीक है। C3a एंड C5a दोनों कीमोटेक्सिस करवाते हैं, रिक्रूटमेंट करवाते हैं ल्यूकोसाइट्स के, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकग्निशन ऑफ बाउंड C3b5, ये ऑप्शनाइजेशन हो रही है, ठीक है, और फेगोसाइटोसिस हो जाएगा, ओके। और मैक सिस्टम यहाँ पे आई गेस दिया हुआ नहीं है, ये सिर्फ C3b की चीजें बता रहे हैं, बट दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। C3 मैं रिपीटिंग अगेन, C3b का जो एक पोर्शन चला गया है C3a, वो जाके रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है, कीमोटेक्सिस करवाता है, और C3b ऑप्शनल की तरह ऐड करता है, मैक्रोफेज आके उस पर बाइंड करता है और उसको इनगल्फ कर लेता है। और बाकी तो मैक सिस्टम बन गया है C5b, C6, 7, 8, 9 का। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव टू, ये पढ़ लो एक दफा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजो एक्टिव अमाइन की बात की हमने, हिस्टामिन की बात की और सेरोटोनिन की बात की हमने। सेरोटोनिन का हमने कहा था हमें फंक्शन नहीं पता, हिस्टामिन वी नो दैट वेजो डायलेशन करवाता है और वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करवाता है। सेकंड मीडिएटर जो हमने पढ़ा था दैट इज एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट, जिसमें हमने 2 पढ़े थे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम की वजह से बनता है, ल्यूकोट्राइन्स 5 लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम की वजह से बनता है, ठीक है। बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं और बहुत सारे रिएक्शंस करवाती हैं। मैंने बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन्स की PGE2, PGD2, PGI2 वाली फॉर्म थी, क्या करवाती हैं, PGE2 जो है वो फीवर कॉज करवाती थी, बाकी क्या करवाते थे, वैसोडाइलेशन करवाते थे, परमिएबिलिटी इंक्रीज करवाते थे। और ल्यूकोट्राइन की LT B4, C4, D4, E4, B4 जो है वो न्यूट्रोफिल्स को कीमोटेक्सिस करवाते थे, ठीक है, और बाकी सारे वेजो कंस्ट्रक्शन एंड वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करते हैं, सिंपली इन्फ्लेमेशन में काम आते हैं, ठीक है। अच्छा, एंटेगोनाइज्ड बाय लिपोक्सिन्स, लिपोक्सिन्स मैंने वैसे पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन लिपोक्सिन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, ठीक है। साइटोकाइंस, ओके, साइटोकाइंस सिंपली मैंने वैसे तो बताना था आगे, बट साइटोकाइंस आर एक्चुअली द molecules
जिन केमिकल्स जिनकी वजह से सेल एक दूसरे से बात करते हैं, बस। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जिसके थ्रू सेल्स एक दूसरे से बात करें उनको हम साइटोकाइंस कहते हैं। प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय मेनी सेल टाइप्स usually act at short range, mediate multiple steps, mainly in leukocyte recruitment, सारी चीजें करवाते हैं। acute inflammation हम भी आगे पढ़ेंगे। complement proteins activation of the complement system by microbes or antibodies याद है IgG आके बाइंड कर रहा था क्लासिकल पाथवे में। leads to the generation of multiple breakdown products which are responsible for leukocyte chemotaxis। leukocyte chemotaxis कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रही है? C3a and C5a। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन कौन करवाता है? C3b। एंड फैगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रोब्स एंड अदर पार्टिकल्स इन सेल किलिंग। सेल किलिंग कौन सी हो रही थी? जो इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो रहा था पूरा। और काइनेंस किसमें हमने पढ़ा था? जो काइनेनोजन को आप ब्राडिकाइनेन में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो प्रोड्यूस बाय प्रोटीलेटिक क्लीवेज ऑफ प्रीकर्सर्स मीडिएट वैस्कुलर रिएक्शन एंड पेन। ओके, सो दीज आर सम inflammatory mediators। और क्या करना है? लेट मी सी, होल्ड ऑन। नहीं, ये सब ना, ये सब कल के क्लास में होगा। अच्छा, ये देख लो एक दफा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की डेफिनेशन। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन्स। ऑब्वियसली सॉल्युबल नहीं होंगे तो ब्लड में ट्रेवल कैसे करेंगे? and their membrane receptors that function mainly in host defense against microbes and in pathological inflammatory reactions. What else? ये सब चीजें कल की क्लास में होंगी, अभी की नहीं है ये देख लो बस। नहीं, ये भी आई गेस, यस, ये भी कल की क्लास का पार्ट है, बल्कि chronic inflammation है। Okay, let's look at the charts. Neutrophils, नहीं, not for today, not for today। हाँ, this is important। अच्छा, वेसोडाइलेशन इकोसोनोइड्स क्या थे? एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा वेसोडाइलेशन कौन कौन करवाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवाते हैं। अब देखो, ये याद करने की चीज नहीं है, प्लीज जो चीजें मैंने अभी क्लास में बताई है वो याद कर लेना। हर एक चीज आप नहीं याद कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें बस वो याद करो, जो मैंने बताई है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, PGE2 फीवर कॉज करता था याद है, और बाकी सारे फॉर्म्स जो है वो क्या करवाते थे? वेसोडाइलेशन करवाते थे और वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करवाते थे। ठीक है, वेसो कॉन्स्ट्रक्शन ये सारे करवाते हैं। अभी वेसो कॉन्स्ट्रक्शन वैसे तो हमने पढ़ा नहीं है, बट मैंने बताया था LTD कौन करवाता था वेसो कॉन्स्ट्रक्शन? LTD4E4C4, है ना, ये बात मैं बता चुकी हूँ। थ्रोम्बोऑक्सिन A2 भी करवाते हैं, बट ये याद कर लो, काफी है। ठीक है, और B4 क्या करवाता था? न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करता था। ठीक है, ओके, वैस्कुलर परमिएबिलिटी ये सारे इंक्रीज करते हैं। कीमोटैक्सिस, क्योंकि ये न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस करते थे इसलिए मेंशन है। और स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वेसोडाइलेशन जो करवाएगा वही करवाएगा। ओके, लेट्स लुक ओवर हियर। ये सारे प्रिंसिपल मीडिएटर्स वेसोडाइलेशन के हिस्टामीन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्चुअली सारी टाइप्स की वेसोडाइलेशन, ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी कौन इंक्रीज कर रहे हैं? सारे ल्यूकोट्राइन्स कर रहे हैं, हिस्टामीन कर रहे हैं, एंड C3 एंड C5a जो कि असल में ल्यूकोसाइट्स को रिक्रूट करते थे वो भी वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये सीखा है हमने आज की क्लास में कि कौन रिक्रूटमेंट कौन करते हैं, कीमोटैक्सिस कौन करवाता है? C3 एंड C5 है। और क्या हमने सीखा है? LTB4 करवाता है। तो ये दो चीजें तो आनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया, इसको छोड़ दो, अक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ाएंगे। एंड कीमोकाइंस तो ऑब्वियसली कहीं भी डाल तो चलेगा। ठीक है, अच्छा, फीवर प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवाता है, ये बात पता होनी चाहिए आज की क्लास से, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया, वही चीज हो गई, इसको छोड़ दो। पेन कौन करवाता है? ब्रेडिकाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड टिश्यू डैमेज, ये नहीं पढ़ाया मैंने। ठीक है, आज की क्लास में जो पढ़ाया है उतना आना चाहिए बस, दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग। लास्ट देख लो, इसमें यस पढ़ लेना इसे। ठीक है, इट्स द सेम थिंग अगेन, वो बता रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन रिलीज करता है? ल्यूकोसाइट्स करते हैं, मास्ट सेल्स करते हैं।
वेसोडाइलेशन, पेन, फीवर कॉज करते हैं, मेनली फीवर एंड वेसोडाइलेशन करवाएगा। ल्यूकोट्राइन्स अगेन परमिएबिलिटी बढ़ाएंगे, और LTB4 कीमोटेक्सिस करवाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा let's see, कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होते हैं लिवर में, C3 एंड C5X कीमोटेक्सिस करवाएगा। डायरेक्ट अटैक मैक सिस्टम, मेमरीनेटिक सिस्टम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, और काइनेंस के भी बारे में हमने पढ़ लिया। That's all for today. Okay, thank you very much for your time. मैं नोट्स जो है वो आप लोगों को भेज दूंगी। I hope everything is clear. Okay. अच्छा, वन मोर थिंग, आई डोंट नो किसने पूछा था, बट किसी ने सवाल पूछा था ये कि जो डेलिकेट पोर्शंस होते हैं आपके बॉडी के, जैसे हार्ट हो गया, आपका ब्रेन हो गया, वहां पे जो है वो इन्फ्लेमेशन रिपेयर से ज्यादा जो है वो डैमेज कर रही होती है। क्यों? भाई सिंपल सी बात है, दीज आर डेलिकेट पोर्शंस। ठीक है, देखो रिपेयर कैसे होता है, इन्फ्लेमेशन में जो रिपेयर होता है ना, वो मीडिएटर्स के थ्रू होता है। अब जिन चीजों से मीडिएटर स्टिमुलेट हो रहे हैं वही डैमेज हो जाए, न्यूरॉन्स डैमेज हो जाए आपके, ठीक है, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन हो रही है, आपका हार्ट पंपिंग कर रहा है, हार्ट में मसला आ जाए, तो रिपेयर का प्रोसेस ठीक से हो ही नहीं पाएगा। तो जब वो उन्हीं चीजों को डैमेज कर देगा जिसकी वजह से रिपेयर स्टिमुलेट हो रहा है, रिपेयर को जो करवा रहा है, तो ऑब्वियसली रिपेयर से ज्यादा डैमेज होगा। ओके, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो, अल्लाह हाफिज, मैं नोट्स भेज दूंगी। ओके, एंड रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इन केस समवन हैज मिस्ड द क्लास। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग कंप्लीट acute inflammation खत्म। बाय द वे गाइस, प्लीज डू बेसिस से करो, पैथोमा से करो, आई प्रेफर बेसिस से एक दफा रीड कर लो, बस याद करने वाली चीजें सिर्फ यहाँ से करना जो मैंने बताई है, दैट्स इनफ, बट बेसिस से रीड करो ताकि यू गाइस नो कि तुम लोगों को कितना आता है। ठीक है, जनरल इन्फ्लेमेशन पढ़ना, अक्यूट इन्फ्लेमेशन से पहले पहले का सब पढ़ लेना, एंड जो है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की जो हेडिंग है वो एक दफा रीड कर देना। ठीक है, दैट्स इट, thank you. Allah Hafiz. Thank you so much.